लगातार मैं एसएससी की सीजीएल और सीडीएस जैसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ सन 2020 से कंटिन्यू। अच्छा, तो अभी तो लास्ट टाइम मैंने सीजी अभी तो 2020 में ही आपने कंप्लीट किया है, तो क्या आप किसी परीक्षा में कुछ सफलता हाथ लगी है अभी तक? ये सर वही बता रहा हूँ सर। सीजीएल और सीडीएस दोनों क्वालिफाई किया मैंने 2020 वाला। जो हम्म। 2019 का था 2020 में हुआ। हम्म। अनफॉर्चुनेटली मैंने दोनों एग्जाम को अप्लाई किया था अपियरिंग हम्म। पे। हम्म। बट मेरा जो यूनिवर्सिटी और लेट होती चली गई, और जब तक हमको डिग्री चाहिए था उससे बहुत बाद में मिली। इसलिए ठीक है। लास्ट स्टेज ये में जाके बिहार की हमको एक बहुत दोनों को बड़ी छोड़ना पड़ समस्या गया। है। ये सर, दोनों एग्जाम को जाके फाइनली हमको छोड़ना पड़ा लास्ट स्टेज में। ठीक है। तो हमें आप बिहार राज्य की, पूरे राज्य की कुछ मूलभूत समस्याएं बताइए कि किन समस्याओं से बिहार गुजर रहा है। बहुत शॉर्ट में सर जवाब बिहार दीजिएगा। की, ओके सर, ओके सर। सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ पे बेरोजगारी है। ठीक। दूसरी? और लास्ट 17 ईयर से यहाँ पे एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है। हम्म। दूसरी, हमारे पास जो बिहार है, मौसम का सबसे बड़ी मार झेलता है। साउथ बिहार हमेशा ड्रॉट रहता है और नॉर्थ बिहार डूब जाता है हर सीजन में। इसलिए भी एक समस्या है। हम्म। तीसरी समस्या एजुकेशन। और चौथी समस्या है, हम कास्टिज्म में अभी भी फंसे हुए हैं, जो हमारे विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। हम्म। और पांचवा समस्या, इधर लिक्वर बैन होने के बाद थोड़ा सा क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है बिहार में। और लिक्कर बैन होने से तो क्राइम कम होना चाहिए, क्योंकि सभी क्राइम की जड़ तो सर लिक्कर माना जाता है। सर यही तो है कि सर बैन होने के बाद ना वो इलीगल स्मगलिंग शुरू हो गया है, जिससे जुड़े हुए बहुत सारे घटनाएं ठीक है। होती हैं। आप इस रिकॉर्ड तरह से देखेंगे तो बहुत सारे केस वगैरह बढ़े हैं ठीक। जो लिक्वर बैन से जुड़े हुए हैं। वैशाली एक ऐतिहासिक स्थल है, इसके इतिहास के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, शॉर्ट में बताइए। ये सर वैशाली विश्व की गणतंत्र की जननी है। बहुत अच्छा। साथ ही साथ वैशाली वैशाली गौतम बुद्ध की कर्म भूमि और महावीर जी की जन्मभूमि है। और महान नृत्यांगिनी, नाम सर उनका भूल रहे हैं, वो यहीं के थी। हम्म। साथ साथ वैशाली आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा वेल एजुकेटेड है और हम्म। थोड़ा सा डेवलप्ड भी है। हम्म। हमारे पास एक तरफ से गंगा है, दूसरी तरफ से गंडक है, तो कृषि भी वैशाली में काफी अच्छी हो जाती है। हम्म। इस तरह वैशाली में बहुत सारे गुण है सर, जिसको शॉर्ट में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बिहार से संबंधित 5 प्रमुख हस्तियों के नाम बताइए जो सैन्य और सुरक्षा क्षेत्र से संबंध रखते हैं या रखते थे। और सुरक्षा क्षेत्र से सर, आई गॉट डोंट नो सर, इसके बारे में मेरे को पता नहीं। ठीक है। सॉरी सर। कर्नल संतोष बाबू कहाँ के हैं? ओ हाँ सर, कर्नल संतोष बाबू हमारे मतलब स्टेट के हैं, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये अभी कंफर्म नहीं है सर। देख ठीक है, लेंगे। ये चीज। और एक आपके सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, मनु महाराज जी। जी वो बिहार के ही हैं, हाँ सर। तो मनु महाराज जी बिहार से ये हैं। ये लोग तो सोशल वेबसाइट्स पर बहुत फेम बटोर चुके हैं। चलिए ठीक है। अब ओके सर, मैं ध्यान रखूंगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कार्य हमें बताइए, क्या क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्य होते हैं। सर इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्य कार्य इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना है, और उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एजेंसी जिस तरह का इंफॉर्मेशन है, वैसी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करके उसका फर्दर एक्शन लेना है। और जैसे स्टेट पुलिस का है तो स्टेट पुलिस से कांटेक्ट करना है। ये डिफेंस से रिलेटेड है तो डिफेंस से, नेवी से ना, और आर्मी वगैरह से रिलेटेड करके उसको मतलब फर्दर एक्शन लेना है। और साथ साथ ये गवर्नमेंट की आंख और कान कही जाती है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती है उसका देश में कहाँ कहाँ कितना इम्प्लीमेंट हुआ, या फिर उसका कितना इम्पैक्ट है जनता में, कितना उसके बारे में एक्टिविटी है, उसका असर हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब गवर्नमेंट को ठीक है। ध्यान दिलाना, ये आईबी का आपने मुख्य कार्य है सर। कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम इंफॉर्मेशन गैदर करना है, तो आप हमें ये सर। बताइए इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस में फर्क क्या है। सर इंफॉर्मेशन हुआ जो कि हम कहीं से भी जो होने वाली है उसको पहले हम पता करने की कोशिश करते हैं। सर इसके बारे में हम सही से नहीं बता सकते सर अभी। ठीक है।
भारत की प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाम बता सकते हैं? यस सर। बताइए। सर, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस में हमारी रॉ है, उसके बाद आईबी है, सीबीआई, डिफेंस इंटेलिजेंस, एनटीआरओ, उसके साथ ये रिवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू एनआई, इंटेलिजेंस, डीआरआई। हाँ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, ये डीआरआई है सर, और स्पेस इंटेलिजेंस, और आई गॉट बट इतना ही सर। एक साइफर इंटेलिजेंस करके है, साइफर एजेंसी है। सर नाम नहीं जानते इसका, साइबर ठीक इंटेलिजेंस। है। भारत वर्तमान, पीआरटी। यस सर। छोड़िए, जो सवाल हो जाए उसको छोड़िए, ऐसा आपको रियल यस इंटरव्यू यस यस में भी करना है। बाद में फिर यस उसमें यस वापसी नहीं करनी है, चाहे आपको उत्तर आ भी जाए, ध्यान रखिएगा। ओके सर, ओके ओके सर। भारत वर्तमान में किन किन समस्याओं से प्रमुखता से जूझ रहा है? प्रमुख समस्याएं। सर हमारी मेन प्रॉब्लम अभी सबसे बड़ी है, वो है इन अनएम्प्लॉयमेंट, उसके साथ इन्फ्लेशन है, और अगर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जेके मिलिटेंसी फिर से थोड़ा राइज कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में फिर समस्याएं खड़ी हो रही है, और सर ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं सर। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 एब्रोगेशन और 35A के एब्रोगेशन की बात से आप क्या परिवर्तन वहां पर सोच पा रहे हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें बदल सकती हैं? सर 317 के हटने के बाद बहुत सारी पॉजिटिव चीजें निकल के आई हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोग ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं अब पूरा देश के साथ। इधर से सिक्योरिटी एजेंसी का भी थोड़ा ग्रिप टाइट हुआ है, क्योंकि पहले कोई भी ऑपरेशन चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की सहमति जरूरी हो जाती थी कुछ ऐसे मामलों में। अब फुल हैंड है उनको कि अब जहां भी कोई खतरा दिख रहा है तो टोटली खुद के ठीक दम है। पे वो ये मतलब कोई ऑपरेशन चलाते हैं। ये आइडिया बताते हैं कि आप भारत सरकार की पकड़ को वहां पर देख रहे हैं। अगर मैं इसको ये दूसरे सर एंगल से भारत। पूछना चाहूँ कि वहां जी की जो जनता है, जम्मू एंड कश्मीर के जो वहां के लोग हैं, जी। उनके लिए क्या ये बदलाव सर। आए हैं? सर वो पहले 317 बहुत सारे ऐसे वहां पे आर्टिकल थे जो भारत, बहुत सारे यहाँ के डेवलपमेंट वर्क वहां पे नहीं चल पाते थे, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के थे जिन्हें अब तक मिलता नहीं था वो कुछ आरक्षण का फायदा। 370 हटने के बाद जो पूरा देश में जो भी लागू होता है, जो भी रूल है वो वहां भी लागू होता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कुछ बहुत हद तक अब डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे कम्युनिटी थे जो पहले वंचित थे वो भी हम्म, अब मुख्य धारा में आ गए हैं। हम्म, और चलिए जो ठीक है। पहले डर लगता था लोगों को, बाहरी लोगों को भी। जी। अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के दो स्टेट आपस में खूनी झड़प कर लिए हैं। एक स्टेट की ये पुलिस सर। ने दूसरे स्टेट की पुलिस को गोलियां मार दी हैं और कुछ लोग उसमें मर भी गए। तो ये सर। ये जो घटना है, ये हमारे संघवाद को चुनौती देने वाली घटना है, या इसको आप कैसे देख पाते हैं? सर ये से तो ये एक पुराना विवाद है जिसका ऐतिहासिक मतलब अपना ये ठीक है। है, ठीक है। लेकिन लेकिन अभी जो हुई है उसका सबसे बड़ी वजह है क्षेत्रीयता, हम्म, और दोनों स्टेट की एजेंसीज के बीच में आपसी समझ की कमी, ठीक है। और इससे जरूर थोड़ा सा झटका लगा है जो फेडरलिज्म है। हम्म, अगर कोई भी समस्या होती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक एजेंसी या फिर नोडल एजेंसी बना के उसका समाधान कर सकते थे, लेकिन इतनी भी बड़ी समस्या नहीं है कि जिसको टैकल ना किया जा सके। तो इस बाद पर में क्या इस पे दोनों ने भारत आपसी सरकार ने कोई समझौता करके। भारत सरकार ने क्या इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि भारत सरकार तो सुप्रीम है और ये फेडरेशन सर में। हाँ, बताइए। एक्शन लिए हैं या नहीं लिए ये तो नहीं पता है, लेकिन उन्होंने सजेस्ट जरूर किया है कि हम्म, आप ये जो भी मैटर है उसको आपस में बात करके एक साथ बैठ के दोनों स्टेट की गवर्नमेंट और एजेंसी, पुलिस एजेंसी, हम्म, आपसी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको उसको, समाधान किया जाए। ठीक ये है। कोई यही समस्या का समाधान नहीं है एक दूसरे यही पर विश्वास। फेडरलिज्म की ब्यूटी है, जहां पे सेंटर एक यस गार्जियन के तौर पर काम करता है और सर। स्टेट्स यस सर। अपना रीजनल इश्यूज को उसके टैकल करते हैं। ठीक है। यस सर। नक्सलिज्म
अगर हम इस शब्द को यस लें तो इस शब्द के लिए कहा जाता था पशुपति से तिरुपति, ठीक है। यस सर और फिर यस सर यस उसके सर बाद एक टर्म आया रेड कॉरिडोर। तो वर्तमान में क्या यस सर स्थिति है इसकी, नक्सलिज्म की? सर कुछ पॉजिटिव अप्रोच गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाने के बाद बहुत हद तक बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो पहले बहुत ज्यादा संख्या में थे वो अब घट गए हैं। रेड कॉरिडोर घटता जा रहा है, लेकिन इस छटपटाहट की वजह से जो नक्सली हैं वो फिर से कुछ ऐसे ऐसे घटना किए हैं जिससे डर बढ़ गया है कि अभी भी वो पूरी तरह से एलिमिनेट करने में लंबा टाइम लगेगा। दिया बुझने से पहले लेकिन फड़फड़ाता है, ये फड़फड़ाहट हाँ है। हो सकता है, हाँ सर यही है, ये सर ये यही है फड़ कि ये वो अपने आप फड़फड़ाहट है, को या फिर मैं कहूं कि ये लोग हैं, डाटा गलत आ रहा है हमारे पास। नहीं सर हैं, वो तो है ही, लेकिन बहुत हद तक उनका अब जो पहले की तरह डिमांड था पब्लिक के बीच में वो घट रहा है, क्योंकि जिस मैटर को लेकर नक्सलिज्म स्टार्ट किया गया था, जल जंगल जमीन और डेवलपमेंटल डेफिसिट, गवर्नमेंटल डेफिसिट, हम्म, जिस समय रिसोर्स कम थे, अब तो गवर्नमेंट ऐसा जहां भी कभी कमी है वहां वो पूरा कर रही है। हम्म, अब उनको यही लग रहा है कि अब गवर्नमेंट सब कुछ कर ही रही है तो हमारी डिमांड घट जाएगी। इस हम्म, वजह से, और ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अब समाप्त हो गए हैं, बिहार के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो बाहर आ गए हैं रेड कॉरिडोर से। हम्म। तो इस वजह से वो ज्यादा छटपटाए हुए हैं और कुछ ज्यादा ही अब घातक एक्टिविटी करते हैं, लेकिन अब बहुत छोटे मैनर में करते हैं जो तो बहुत कम क्षेत्र में रह गए हैं। तो अब हम क्या कहें कि अब ये पशुपति से तिरुपति वाली लाइन खत्म हो गई है कि अभी भी है? पूरी तरह खत्म नहीं हो गई, पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की कार्य चल रही है, अगर राइट अप्रोच इसी तरह लिया जाए तो शायद कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि इनका बहुत हद तक काम मतलब कम किया जा सकेगा। ठीक है। एक नक्सलियों ने एक नया कॉरिडोर बनाने की बात करी हुई है। रेड कॉरिडोर तो चल ही रहा है, उन्होंने एक नया कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया है। अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, उसमें इस कॉरिडोर का नाम सामने आया है। उसका नाम है MMC कॉरिडोर, MMC कॉरिडोर। ये ठीक सर है, सुन पाए? ये सर ये ईस्ट कोस्ट को लेकर बना, ये वेस्ट कोस्ट नहीं, ईस्ट कोस्ट के क्षेत्रों को लेकर ये बनाना चाह रहे हैं। पहले वेस्ट तो कोस्ट से था, अब ये ईस्ट कोस्ट पे लेकर MMC बनाना का चाह रहे हैं। MMC क्या है, MMC? सर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और सर भूल रहे हैं सर। यस 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 यस, करेक्ट। सर एक भूल रहे हैं, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये लोग अपनी स्थिति को इस लाइन पे स्ट्रॉन्ग करना हाँ चाहते हैं। न न पहले न्यू वो मतलब लोग ऐसे थे, ये सर अब वो ऐसे हो रहे हैं। ये सर मतलब यहाँ ये पे सर अब न्यू आंध्र प्रदेश से ये खदेड़े गए, नया नेपाल से ये खदेड़े सर गए, झारखंड जी से खदेड़े गए। इस समय यस आप ये सर बताइए कि नक्सलियों का जो सेंट्रल हब है वो कहां पर यस सर। सिमट कर चला गया है, कहां पर सिकुड़ के चला गया है? सर मुख्यतः दंडकारण्य इलाका है जो कि ट्राई जंक्शन उसको बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ये क्या बोलते हैं ओडिशा, और मध्य प्रदेश के कुछ इलाका है जहाँ पे सारे स्टेट का बॉर्डर मिलते हैं। वो काफी हम्म। डेंसली मतलब पॉपुलेटेड है और काफी लेकिन मतलब जहाँ पे सुरक्षा बलों की रिपोर्ट तो कहती है कि केवल अब साउथ बस्तर में ही इनका निवास स्थान बचा हुआ है। अचानक मार अमरकंटक जंगल साफ हो गया है, अबूझमाड़ के जंगलों में ये लोग पाए जा रहे हैं, दंडकारण्य का क्षेत्र साफ हो रहा है। आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड्स और एक और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था जिसको हम लोग कहते हैं सल्वा जुडूम। इन्होंने मिलकर के ये आंध्र प्रदेश से इनको कब का भगा दिया है। तो वो जो यस ट्राई यस सर। जंक्शन वाली बात है ये पहले की बात है। ओ तो सर सॉरी सर, नहीं तो पता था। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? चलिए, ओ ठीक है। सॉरी सर। अब आप ये बताइए कि नक्सलियों के पास फंडिंग कहाँ से हो पाती है, इतना गोला बारूद हथियार कहाँ से आता है? और इनकी एक सरकार चलती है, जनताना सरकार। जनताना सरकार भारत सरकार की तरह हर साल सर बजट इशू करती है और इस साल का बजट 1000 करोड़ से ऊपर का था। बहुत भारी मात्रा में पैसा है इनके पास। इसके बाद भी ये लोग जंगल जमीन जल की बात करते हैं। तो बताइए कि फंडिंग का सोर्स क्या है और इनके गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है? सर फंडिंग का चीफ सोर्स है इनका, ये जो भी कंपनीज होती है इसका ये रैंसम लेते हैं, या फिर ये डरा धमका के जो भी जिस इलाके में उधर जहां भी ये है वहां मिनरल्स वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं तो वो कंपनीज से
एक्सटॉर्शन करते हैं। और कुछ लिंक्स मिली है कि ये इनका फंडिंग फॉरेन से भी होता है, जैसे आईएसआई से कुछ केस में इनका मतलब नेक्सस देखा गया है। ठीक और है। माओवाद भी है तो इनका चाइना से भी नेक्सस देखा गया है। अब कितना हद तक ये लेते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इनका नेक्सस है, तो फॉरेन फंडिंग भी होता है। और इंटरनल एंड फंडिंग में एंड व्हाट अबाउट चीफ कट्टा गोला बारूद? सर, ये तो कभी कभी जब मुठभेड़ होती है तो हमारे सुरक्षा बलों से भी छीनते हैं। और इनका ये भी हमें लगता है नॉर्थ ईस्ट के साथ कुछ इंसर्जेंट ग्रुप है, उनके साथ नेक्सस है, जिस वजह से ये बाहर से ये उसका भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जो स्मगलिंग के थ्रू होता है। और ये लोग क्या इलीगल फैक्ट्री वगैरह नहीं स्टेब्लिश कर रखे हुए हैं? क्योंकि इनकी टीम में सर इसके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइबर साइबर स्पेशलिस्ट, सब आदमी इनके पास हैं। इनके पास एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लोग हैं। आपको इस चीज की जानकारी है क्या? सर ये फैक्ट्री के बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये जो नाम ले रहे हैं ये अर्बन नक्सलिज्म के बारे में सुना है मैंने, नहीं नहीं नहीं, जो इनमें बड़े। अर्बन नक्सलिज्म वो तो है इनके पास, ये लेकिन सर, ये सर। इनकी जो टीम होती है, जो इनके लीडर्स होते हैं, वो खुद ही बहुत पढ़े लिखे होते हैं। हाँ, वो पढ़े लिखे होते हैं, ये सर। एकदम हाईटेक होते हैं। अभी जो अप्रैल में दुर्घटना हुई थी, उसमें ये लोग किसको पकड़ने जा रहे थे? उसका नाम था हिडमा। वो टैबलेट चलाता है और ढेर सारे यंत्रों का इस्तेमाल करता है जो हमारे सुरक्षा बल करते हैं। चलिए ठीक है, इससे आगे निकलते हैं। क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इससे बिहार की ये शिक्षा सर, में बदलाव हो सकता है? जैसा कि आपने झेला है इसको, मैं उस पर डिटेल में ये नहीं सर, जाऊंगा। मैं भी समझ रहा ये हूँ वहां सर, क्या दिक्कत है, आप भी जानते हैं क्या दिक्कत ये है। सर, ये तो ये बताइए सर। क्या सुधार हो सकता है। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफी मतलब अच्छा होगा बिहार के लिए, जो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट वगैरह लेट हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में ये एक फंड, ये ये है कि जितना दिन पढ़ाई किया अगर चाहे तो वो वहां से छोड़ के उतना दिन का सर्टिफिकेट लेके बाहर जा सकता है, आगे पढ़ाई छोड़ के आगे जॉब भी कर सकता है, फिर जब चाहे उतना दिन पर स्टार्ट कर सकता है। ठीक। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है, जिसको सीएसबीसी बोलते हैं। और अगर ये लागू हो जाता है तो जो हम ठीक लोग है। झेले आगे के बच्चे नहीं झेल ठीक। पाएंगे। ठीक। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इस पर अपने विचार रखिए। चाइना ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। ये सर, सर इसको उन्होंने पर्ल ऑफ स्ट्रिंग पॉलिसी के तहत, पता नहीं ये थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, लेकिन हम लोग उसको पर्ल ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं। इसके तहत वो जो भी देश है जो भारत के सपोर्ट पड़ोसी हैं, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है, और समझ वहां गए। के गवर्नमेंट ठीक को ठीक। परसुआड करते हैं और ठीक इंडिया के खिलाफ उसका इस्तेमाल करते ठीक। हैं। अगर कहीं पर दंगा, बलवा या हिंसा की स्थिति है और आपको एक अधिकारी के तौर पर वहां भेजा जाए, तो आप ये इमीडिएट सर, एक्शंस क्या क्या लेंगे और क्या क्या स्टेप्स वहां पर फर्दर जो है देंगे? उन लोग को ऑर्डर्स क्या देंगे? सर पहले तो मैं दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, चाहे जो भी हो, जिस कम्युनिटी से भी हो। और उसके बाद मैं शांति लाने के बाद फर्दर उसका जो भी लॉस हुई है और जिस जिस कम्युनिटी के साथ जो बुरा हुआ उसका जांच का आगे मतलब कुछ बैठाऊंगा, जांच आयोग बैठाने की कोशिश करूंगा। और आगे जो भी लॉस हुई है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो या फिर जिसकी प्रॉपर्टी हो, वो अगर वेंडलाइज अगर गलत तरीके से किया गया है तो ऐसे ठीक लोगों है। को पकड़ के उसको ठीक मतलब है। मुआवजा लेने की कोशिश करूंगा। वहां पर इंटरनेट कट सबसे पहले किया जाएगा, ताकि फेक न्यूज फैल सर, करके दंगा और हिंसा आगे न बढ़ने पाए। पावर कट किया यस जाएगा, सर, यस सर, कि वहां यस पर सर, न्यूज चैनल्स के माध्यम से फालतू की बातें ना आ जा पाए। यस और सर, यस सर। और सबसे ये जरूरी सबसे बड़ी चीज, समस्या है आजकल। और सबसे जरूरी चीज, लोकल पत्रकार या फिर बाहर के पत्रकारों को दुर्घटना स्थल से थोड़ी देर के लिए दूर रखने की कोशिश की जाएगी, ताकि वहां की स्थिति कंट्रोल में आ जाए। ये एक टैक्ट यस है। हालांकि हमारे पास राइट नहीं होता है मीडिया को रोकने का, लेकिन जब सर, सुरक्षा बल ऑपरेशन कर रहे होते हैं तब उनके पास पूरे राइट्स होते हैं। चलिए। थैंक यू सर, ये नहीं पता था हमें। ठीक है। ये सर, बिहार शिक्षा में पीछे होने के बावजूद भी साइबर फ्रॉड में सबसे आगे है। ये सर। कैसे? सर शिक्षा में पीछे होने की वजह से ये भी है कि अगर साइबर किसी के साथ
फ्रॉड होता है तो वो इसके बारे में इतना भी नॉलेज नहीं है कि वो जाके इसका कंप्लेन कर सके ताकि फर्दर एक्शन लिया जा सके। इसी का जो साइबर एक्सपर्ट है गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों के साथ फ्रॉड करना आसान है और उनको मतलब उसका एक्शन वो नहीं ले पाते हैं। ये भी बहुत बड़ी वजह है। आज का इंटरव्यू यहीं पर समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद और थैंक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य की। यू।